नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जब भी संसद का कोई सत्र उसका आरंभ होना होता है तो उससे पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष किस सोच के साथ, किस एजेंडे के साथ इस सत्र में जा रहे हैं, उसी को जानने के लिए हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। 1 फरवरी जब बजट प्रस्तुत होना है और 31 जनवरी से जो बजट सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है, ये इन मायनों में खास है कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। हालांकि इसको अंतरिम बजट कहा जाना ही जरूरी है क्योंकि ये एक तरीके से जब नई सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे हैं, नई सरकार के गठन से पहले तक सरकार का लेखा जोखा, उसी को इस अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान भी इसे कहा जा सकता है, वोट ऑन अकाउंट भी इसे कहा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये इन मायनों में भी है कि ये अंतरिम बजट न केवल केंद्र सरकार के आने वाले महीनों के साथ साथ भविष्य के लिए भी क्या एजेंडा रूपरेखा, उसकी भी कहीं ना कहीं एक झलक प्रस्तुत करेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष के पास भी, विपक्ष के पास ये आखिरी मौका होगा कि वो अपनी बात सरकार के सामने रख सके, सरकार की जवाबदेही भी तय कर सके। लेकिन क्या विपक्ष सहयोग करेगा? सर्वदलीय बैठक हो चुकी है जिसमें सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और विपक्ष का सहयोग भी मांगा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन से नेता मौजूद हैं, आइए आपका पैनल से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रस्तुत है डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सरकार का एजेंडा हमारे सामने रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वी शिवादासन, सांसद हैं सीपीआईएम के, हमारे साथ मौजूद। आपका भी स्वागत डॉक्टर शिवादासन। कुंवर दानिश अली, सांसद बसपा के, आपका भी स्वागत। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर अजय, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। और हर बार ये देखा जाता है और ये कहा भी जाता है कि कोई भी सत्र अगर सफलतापूर्वक उसका संचालन होना है तो ना केवल ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी और विपक्ष की है, लेकिन सत्ता पक्ष पर जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। इस बार तो चूंकि अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाना है, सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी आ ही जाती है। क्या बड़ा एजेंडा लेकर इस बार केंद्र सरकार इस सत्र में आगे बढ़ना चाहेगी? सर्वदलीय बैठक में भी मुद्दे सामने आए होंगे, सरकार ने एजेंडा स्पष्ट किया ही होगा। देखिए, ये अंतरिम बजट है। सत्र निश्चित तौर पे छोटा ही होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ शुरुआती के फिजिकल ईयर्स के जितने खर्चे पूरे करने के लिए वो बजट दिया जाता है। लेकिन तब भी एक सरकार का विजन, एक सरकार का फोकस होता है और हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष इसमें सहभागिता करे। हमारा प्राइमरी फोकस इस पर यह होगा इस बार बजट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें फर्स्ट 3 इकोनॉमीज में से आना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़नी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये भी होगा कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और कैसे बढ़ाएं, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से। हमारा फोकस सामाजिक सुरक्षा, जितनी स्कीम्स चल रही है, आयुष्मान भारत योजना प्लस प्रधानमंत्री गृह आवास योजना और प्रधान किसान सम्मान निधि, इन सबको हम कैसे आगे ले जाएं। उसके अलावा हमारा फोकस डेफिनेटली राजकोषीय घाटा कम करने पे होगा, जो कि 5.3 जीडीपी का सकल उत्पाद के पास ले जाने का लक्ष्य है। तो इन तमाम बातों पे हम चाहते हैं। और चूंकि ये बजट सेशन, तो सेशन पे हम फोकस इकोनॉमी पे करें और हमें उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा बजट सेशन में, इस अंतरिम बजट सेशन में, इस पार्लियामेंट के सेशन के अंतिम सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा और प्लस अपने क्रिएटिव इनपुट से सरकार को और आगे बढ़ने में मदद देगा। तो हम इन्हीं तमाम उम्मीदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक हमने की। 1-2 दल नहीं आए, ठीक है, अब तो ये चुनाव का ही मौसम है, बहुत लोग अपना एजेंडा रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एजेंडा रखने का टाइम नहीं है। ये अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट पे हम जरा फोकस करें कि हमें किस दिशा में देश को आगे ले जाना है। डॉक्टर अजय आलोक, जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन जी ने जो इकोनॉमिक रिव्यू रखा है, उसमें भी एक बहुत सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसके बाद आई सपोज ये पूरा विश्वास किया जा सकता है इस बात को लेकर कि सत्ता पक्ष जरूर उत्साहित होगा। लेकिन आइए सबसे पहले अन्य नेता जो अन्य हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में, आइए उनके भी कमेंट्स ले लेते हैं। डॉक्टर वी शिवदासन जी, अभी एक स्कीम है सारे लोग का घर बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। इस स्कीम के अंदर 70,000 आसपास एक घर बनाने के लिए अलॉटमेंट है। लेकिन हमारा पीएम का सेल्फी बूथ बनाने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर 4 लाख रुपीस भेज दिया। 4 लाख रुपये प्राइम मिनिस्टर का सेल्फी बूथ बनाने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए 70,000 आसपास। दूसरे आप देखो, छात्रों का स्थिति देखो, आसाद, मौलाना आजाद फेलोशिप, हमारा राजीव गांधी फेलोशिप, साइंस, बेसिक साइंस फेलोशिप, दूसरा
एस राधाकृष्णन फेलोशिप, सारा फेलोशिप का स्थिति कैसे है? पहले 8,000 का ऊपर है फेलोशिप का नंबर, लेकिन अभी 2,000 के नीचे है। राधाकृष्णन फेलोशिप, एस राधाकृष्णन फेलोशिप अभी 72 है, पहले 400 के ऊपर है। इस तरफ एजुकेशन के अंदर सिद्ध है, फेलोशिप नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट का बारे में 8 लाख एम्प्लॉयमेंट अभी नाउ जॉब्स आर लाइंग वैकेंट। 8 लाख मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट मिनिस्टर हैज गिवन द आंसर। इस तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है, घर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज द नरेंद्र मोदीज इंडिया, दिस इज द इंडिया क्रिएटेड बाय द बीजेपी। तो So this is a very क्या painful यही situation. मुद्दे हैं जिनको आप संसद में उठाना चाहेंगे? बजट सत्र में आप लोग किस मुद्दे पर एम्फसाइज करेंगे? इन दिस बजट सेशन में आम जनता के लिए, घर के लिए इशू है, छात्रों का स्कॉलरशिप का इशू है, नौजवान का एम्प्लॉयमेंट का इशू है। दिस इशू वी विल रेज द पार्लियामेंट एंड फूड सिक्योरिटी इज अनदर इशू। फूड सिक्योरिटी, अब MGNREG महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहले 90,000 का ऊपर अलॉटमेंट है, लेकिन अभी 60,000 रुपीज़ का नीचे, 1,000 रुपीज़ का नीचे है अलॉटमेंट। MGNREG के बारे में काम नहीं है, उससे स्टेट गवर्नमेंट दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द अलॉटमेंट अमाउंट फॉर द स्टेट्स। इस तरह बहुत ज़्यादा इशू है। इस इशू हम पार्लियामेंट वी विल रेज। आपने कई आंकड़े सामने रखे हैं डॉक्टर शिवदासन, हालांकि इन आंकड़ों पर अगर मैं बहस करने लगूं तो फिर ये काफी लंबी चर्चा खिंच जाएगी। सिर्फ 2 बिंदु बहुत संक्षेप में, और बहुत संक्षिप्त आपका जवाब भी चाहूंगे। आपने आवास योजना की बात की। डैशबोर्ड हमारे सामने मंत्रालय का है, जिसमें मंत्रालय ने यह भी दिया हुआ है कि कितने घर बन गए हैं, कितने लक्षित हैं यानी टारगेट है जिनका, और कितनों के लिए टेंडर्स जारी हो चुके हैं इत्यादि। इसलिए कहा जाता है कि एक पारदर्शी व्यवस्था सामने है। तो क्या आप कहते हैं कि वो आंकड़े गलत हैं, या फिर उन आंकड़ों से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है? दूसरा, आपने जो फेलोशिप्स इत्यादि की बात की, आंकड़े आपके गलत हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब एक और सरकार ज्यादा कदम बढ़ाती है, जैसे हम कहते हैं नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसको किसके तहत कई एस्पेक्ट्स पर एक साथ काम शुरू हो गया है, तो क्या वो जस्टिफाई नहीं करता इसको? डॉक्टर शिवदास, सी व्हाट आई टोल्ड यू ना, हमारे घर बनाने के लिए 70,000 रुपये, सेल्फी बूथ बनाने के लिए 4 लाख। अब देखो, प्लीज वेट। सो हियर एम्प्लॉयमेंट, द इश्यू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इश्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ द स्कॉलरशिप, these all issues we will raise in the Dr. Shivdasan, in English we say that you can't compare apples with peaches. ये वही वाली बात हो जाती है। लेकिन चलिए मैं इस मुद्दे पर वापस आती, पहले आगे और कमेंट ले लेती हूँ। कुंवर दानिश अली। दानिश साहब, बसपा की अपनी एक सोच है, बसपा अपने एक एजेंडा के साथ, मायावती जी हमने हमेशा देखा है आगे बढ़ती हैं, और विपक्ष के साथ वो मेल खाए ये जरूरी भी नहीं है। अपने एक इंडिविजुअल सोच लेकर बसपा आगे बढ़ती है। इस बार के सत्र में भी बसपा क्या एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहेगी? देखिए, ये सत्र जो है 17वीं लोकसभा का कंक्लूडिंग सत्र है, और बजट तो इंटरिम बजट है, लेखानुदान पास होना है खाली, क्योंकि नई सरकार का गठन 31 मार्च के बाद होगा, तो अगले 2-3 महीने के लिए जो है लेखानुदान होना है। तो बजट तो पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक, पहले तो मैं ये दुरुस्त कर दूं कि शिवदासन जी ने जो कहा था, वो सवाल खाली ये किया था उन्होंने कि गरीब का घर बनाने के लिए 70,000 रुपये, और प्रधानमंत्री के सेल्फी के लिए रेलवे स्टेशन पे 4 लाख रुपए का अलॉटमेंट है। उन्होंने कहीं भी सरकार के आंकड़े को कि आप जिस डैशबोर्ड की आप बात कर रहे हैं, नहीं वो इन्होंने कहा ही नहीं, उस चीज को उससे तुलना करें जिससे कोई तुलना नहीं है। नहीं, वो इन्होंने कहा ही नहीं। आप अपने शब्द इनके मुंह में डाल सेल्फी नहीं, वो इन्होंने कहा ही नहीं जो आपने सवाल मैंने उनकी जो बात की उसमें मैंने आंकड़ों की बात से आगे बढ़कर एक बात सामने रखी दानिश जी, कि आप सेल्फी बूथ को आवाज से, जबकि आवाज बन रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, उनके बाइट हम सुनते रहते हैं। इन्होंने ये मना ही नहीं, घर के लिए इतना और उसके लिए इतना, ये तो तुलना ही नहीं है ना। आप तो अपना सवाल, आप तो अपना एजेंडा जो है इनके मुंह में डाल लेते हैं। खैर, बहरहाल दानिश साहब अपनी बात जी, मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो ये जो सत्र है, इसमें सरकार से हम पूछेंगे कि भी देश में जो स्थिति है,
जो देश के अभी जो रिटायर हुए आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है ये हमें कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं, उन्होंने किताब आदमी की यार ये लिखा है, सरकार उसको तो ये जिस तरीके की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, एंटी पीपल योजनाएं, ईवीएम का सवाल आज देख रहे हैं हम, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर वकील जो है, एडवोकेट्स लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल है। हमारी पार्टी ने, मायावती जी ने बार बार इस सवाल को उठाया है। और जो कंपनी ईवीएम बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस का पीएसयू है भारत सरकार का, उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो भाजपा के 4 नेताओं को बिठा रखा है। एक तो गुजरात की भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। तो क्या ये मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे हैं हमारे नौजवानों को। जिस तरह हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में सदन के अंदर आएंगे, हमें संबोधित करेंगे। वो बात अलग है कि उनके सांसद, उनके लोग कितना उनकी बात मानते हैं। वो पिछले सत्र में भी देखा जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में गए कि यहां आपका आचरण ये तय करेगा कि देश आने वाले वक्त में देश की जनता किसको किधर बिठाएगी। हम लोगों ने तो बात मानी, लेकिन उन्हीं के सांसदों के आचरण देखने को मिले, किस तरीके से गाली गलौच जो है, किस तरीके से गाली गलौच, किस भाषा का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ। तो ये सवाल प्रधानमंत्री दानिश जी, इसको लेकर तो सवाल देखिए, जो जनता के नजरिए को अगर मैं रखूं तो आप जो बात कह रहे हैं जनता कि नेता चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, जो आचरण की बात होती है ना, इस आचरण को लेकर तो विपक्ष में भी सवाल उठते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें किसी एमपी ने आज तक गाली गलौज नहीं की पार्लियामेंट में। ये भारतीय जनता मर्यादा और आचरण की है, जिसको सभी को ऊपर रखना जरूरी है, को ही इसका क्रेडिट जाता है। चलिए दानिश आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हमारी चर्चा का वक्त खत्म हो जाए। अभिनंदिता माथुर, नहीं जाना चाहिए। चलिए आपने अपनी बात रखी। दानिश, अभिनंदिता माथुर जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी हमने देखा है हमेशा बड़ी मुखरता से बात करती रही है सरकार के विरुद्ध और अपनी बात को भी दबंग तरीके से रखती भी रही है। इस बार का जो अंतरिम बजट सत्र होने वाला है उसमें आम आदमी पार्टी भी क्या विपक्ष के साथ इसी सुर में एक बार फिर से आवाज मुखर करती नजर आएगी? क्योंकि इस बार जिस तरीके से इंडी गठबंधन का जो हाल हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी जाहिर है शामिल है, उसके बाद अब ये संशय, ये कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार जब ये विपक्ष के साथ उतरेगी तो जरा थोड़ा आक्रामक अंदाज में होगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष हो या आम आदमी पार्टी हो, जो लोग संसद में गए हैं वो लोग मियरली ऑपोजिशन के लीडर्स नहीं हैं। ये बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये बात बीजेपी की भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की भी नहीं है। ये लोग जो हैं देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मुद्दों को संसद में उठाए, ठीक है? तो ये उनका काम है। तो ये बात, जब देखिए एक पॉलिटिक्स होती है वो बाहर होती है, जब बात पार्लियामेंट की होती है तो पार्लियामेंट जो है एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो हमको कहते हैं, जिसका आज एक्चुअली एक मजाक सा बना हुआ है। और मैं आपको एक बात पे करेक्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, लेकिन बात ये है कि जो ओनस है राजधर्म का, मतलब जो सत्ता पक्ष है, ये ओनस उनका है कि पार्लियामेंट जो है वो ठीक से फंक्शन करे। मैंने अपना वोट XYZ को दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं महिला हूँ, मेरी सुरक्षा नहीं मुझे लगता है ठीक से हो रही है। मेरी बहनें जो हैं, जो रेसलर बहनें हैं, वो आज वहाँ बैठी हुई हैं और वो बृजभूषण जैसा आदमी पार्लियामेंट में बैठा है। मैं चाहती हूँ कि चाहे वो ऑपोजिशन के, क्या मैं तो चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी भी मेरी आवाज उठाएं, लेकिन उठाने तो दीजिए। प्रॉब्लम ये है मैम कि आजकल जो असली मुद्दे हैं, अगर यूथ है, आप सब जगह देख लीजिए, आप सड़क पे किसी भी यूथ से बात कर लीजिए, उनकी उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें ये तो पता है कि जैसे ये बोल रहे थे कि सेल्फी का पॉइंट बन जाएगा लेकिन नौकरी नहीं खुलेगी। उनको ये पता है कि हो सकता है कि फॉरेन एजुकेशन का लोन जो इस बजट में आने वाला है, फॉरेन एजुकेशन का लोन हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट का कॉलेज है वो कभी ठीक नहीं होगा।
ये कंडीशन है। लोग अपने पढ़े लिखे लोग, और आप ये जानते होंगे, मैं बता सकती हूँ, मैं एक बड़े कॉलेज से पढ़ी लिखी हूँ, हमारे आसपास के लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। हरियाणा से यूथ को लार्ज नंबर्स में इजराइल भेजा जा रहा है। ये देश की हकीकत है। ये बातें हमें पार्लियामेंट में सुननी है। इट डज नॉट मैटर कि आम आदमी पार्टी आती है कि नहीं आती है। इट डज नॉट मैटर कि सीपीआईएम का कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, फला सस्पेंड हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ऑर्डिनरी सिटीजन, and I am a political citizen, and that is my right. उदय जी, कांग्रेस की ओर देश बड़ी उम्मीद लगाकर देखता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तब ये उम्मीद की जाती है कि किसी सकारात्मक चर्चा में कांग्रेस आगे बढ़कर आएगी और भागीदारी करेगी। इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस इस बजट सत्र में? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा होने नहीं देते। मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री कभी संसद के अंदर आए नहीं, और बड़ा शोर शराबा हुआ तो केवल 2 मिनट के लिए बोले भी हैं उसके ऊपर। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? मणिपुर क्या देश का हिस्सा? लेकिन उसमें तो सरकार की ओर से बहुत डिटेल रिप्लाई दिया गया था। कोई नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री ही जवाब दें, जबकि सरकार की ओर से जवाब दिया जाना था। जो सरकार ने दिया, सरकार का ये मत था। आगे बताएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है कि जैसा कि अभी दानिश अली जी कह रहे थे कि ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी से हैं, तो हमारा यह कहना है कि आप बैलेट पेपर से नहीं भी करा सकते हो तो वीवीपैट की पर्ची प्रिंट हो करके मतदाता के हाथ में आए, मतदाता डिब्बे में डाले, ताकि ये लगे कि वो किसको वोट दे रहा है। जर्मनी हुआ या यूरोप है या तमाम देशों के अंदर ईवीएम आई, ईवीएम खत्म उन्होंने कर दिया, तो ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो एक मुद्दा ये हमारा संसद में इस बार होगा और होना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव नहीं है, हाईजैक कर लिया गया है, डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है, एक समय कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा तो अमेरिका ने भी इंट्रोड्यूस किया था, नीदरलैंड में भी किया था, जर्मनी में भी किया था, कई कंट्रीज ने किया था। और उस समय किया था जब डिजिटल वर्ल्ड में इतना सब आपके सॉफ्टवेयर्स नहीं आए थे, पैक्सेस नहीं आए थे, एडवांसमेंट नहीं आया था। अब तो बड़ा आसानी से हैक हो जाता। दूसरी बात है कि चिप के अंदर भी सोर्स कोड नहीं बताया जाता। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सोर्स कोड, तो सोर्स कोडिंग में क्या है वो नहीं जब तक बताया जाता है, तो इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। पहला तो ये होगा कि बैलेट से होना चाहिए। और ये जो कहते हैं कि महंगा है बैलेट से, मैं कह रहा हूँ कि सस्ता है। ईवीएम बहुत महंगी होती है। तो क्या ये माने कि इस बार कांग्रेस के लिए बजट सत्र में मुख्य मुद्दा ईवीएम का रहेगा? एक मुख्य मुद्दा यह भी रहेगा, मणिपुर मुख्य मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चाइना के द्वारा लगातार आक्रमण है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री के बोलते नहीं। एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए कि चाइना 2014 से लेकर अब तक कितना हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है। ये सारे मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे होना, एमएसपी जो है किसानों का है वो नहीं है। दूसरी बात है कि अभी देखा कि किस तरह से डी रिजर्वेशन का योजना बनाई जा रही है प्रोफेसर के सीट में। हमने तो एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जहां एलिजिबल SC ST OBC के एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर के लिए उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके डीजे रिजर्व करने का हर जगह प्रयास किया है। अभी 159 इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इंडिया में है, टॉप मतलब है, उसमें एक SC एक ST VC नहीं है। 43 यूनिवर्सिटीज हैं इस देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें हालांकि वैसे तो 1000 हैं, 1000 यूनिवर्सिटी हैं कुल मिला के प्राइवेट गवर्नमेंट का, लेकिन 43 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एक SC है एक ST है। चलिए उदित जी, बहुत लंबी फहरिस्त है, मुद्दों की बहुत लंबी फहरिस्त है। हालांकि ये अंतरिम बजट सोशल जस्टिस प्रस्तुत होना है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसके ये इशू है, वो इशू पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो जो मुद्दे लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है, अब सड़क से उन्हीं मुद्दों को लेकर संसद तक पहुंचा जाएगा। और संसद का सत्र जो बहुत छोटा है इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ही है। डॉक्टर अजय आलोक,
इस बार सत्ता पक्ष के सामने एक आक्रामक विपक्ष खड़ा नजर आता है। लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के पास, तो तमाम अन्य हमारे पैनलिस्ट ने भी तमाम मुद्दे गिना दिए हैं। देखिए, हताशा, निराशा और कुंठा, ये 3 शब्द हैं, इनका कोई उपाय नहीं होता है। आपके सामने पैनल में बात रख के इन्होंने बात दिखा दी कि ये राष्ट्र के आर्थिक भविष्य के प्रति कितनी चिंता है इनमें, और झूठ पे झूठ का आंकड़ा दिए जा रहे हैं। एक ने कहा कि 1.25 लाख कितना 4 लाख सेल्फी बूथ पे खर्च हो रहा है। जरा उनको बोलिए कि सेंट्रल रेलवे का बजटरी प्रिपरेशन जो उसने सेंट्रल रेलवे ने ऑफिशियल रिलीज किया है, उसमें रिलीज किया हुआ है, हिंदू भी निकाल के पढ़ ले, 1.25 लाख रुपए सेंट्रल रेलवे ने खर्च किए हैं एक बूथ पे, सिर्फ 100 बूथ बनाने की योजना है, इसलिए 4 लाख तो खर्च नहीं हुए। पहला झूठ। दूसरा झूठ बोला कि 70,000 रुपए दिए जा रहे घर बनवाने के लिए, ये भी निकाल के पढ़ लीजिए जरा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई, आप लोग को प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैटेगरी में 2.2 लाख, 2.25 लाख रुपए। लोअर इनकम ग्रुप की कैटेगरी में 2.67 लाख, और एमआईजी मीडियम इनकम ग्रुप के कैटेगरी में 2.35 लाख की सब्सिडी दी जाती है। कहां से 70,000 दिए जा रहे हैं? फर्जी आंकड़े दे देके, फर्जी डेटा दे देके इस तरह से काम करते हैं। गवर्नमेंट का इसको सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी बात, ये इंटरिम बजट है। आपकी जो हताशा है ना, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरिम बजट तो हमारे ही फोकस पे रहेगा, क्योंकि आके बजट भी पूरा हमें ही पेश करना है। सरकार में तो हम ही आ रहे हैं, आप लोग कहीं रहेंगे भी नहीं। अभी उदित राज जी बोल रहे थे ईवीएम में ये खराबी है, वो खराबी है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के आए थे, तब ईवीएम बड़ा अच्छा था, और 19 से लेकर लगातार हारते जाते ईवीएम खराब हो गई। डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल इससे पहले कि मैं संक्षिप्त कमेंट्स लूं सबसे। डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल। हर बार देश की जनता देखती है कि संसद में काम नहीं होता है, संसद की कार्यवाही बाधित होती है, विपक्ष हंगामा करता है, सत्ता पक्ष की ओर उम्मीद की जाती है कि कोई रणनीति लेकर आए, बीच का रास्ता निकाला जाए। बैठकें होती हैं क्लोज डोर्स में, विपक्ष कहता है हम करेंगे, लेकिन संसद के पटल पर आज जब आते हैं सब लोग संसद में, तो उस वक्त पर काम नहीं होता। इस बार सत्ता पक्ष क्या विशेष रणनीति लेकर आ रहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि विपक्ष जो चर्चाएं चाहता है वो भी हो जाए और काम भी हो जाए? देखिए, हमने सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई थी और आज किया भी, और कंसेंसस बना है कि छोटा सत्र है, सब कोई काम करेंगे। लेकिन अगर आप सोए हुए हो तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन आप जानबूझ के आंख बंद किए हो तो फिर आपको जगाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस की दोहरी नीति बताता हूं। मणिपुर चिल्ला रहे थे, मणिपुर पे जब अमित शाह जी जवाब देने उठे, जवाब पूरा दिया तो सारे लोग वॉकआउट करे, और उसके 2 घंटा दिल्ली ऑर्डिनेंस पे बिल आया, सारे वापस आगे। देखिए, ऐसा है कि आप इन्हीं को बार-बार मौका दे रहे हैं। नीति अगर विपक्ष चलेगा तो उसको देश को आगे ले जाने में उसकी कोई चिंता, उसकी कोई। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, यहाँ पे सबसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगे। उदित जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के ऊपर बयान देना उनके गरिमा के विपक्ष खिलाफ है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। अगर यही हालत रहेगा तो मैं आज प्रेडिक्ट करता हूँ, वैसे भी जो नीतियां हैं ये 2047 कह रहे हैं ना, तब तक भारत के कई टुकड़े ये लोग कर देंगे। जिस तरह से कम्युनलिज्म, जिस तरह से इनइक्वालिटी देश में आ रही है, जिस क्या तरह इस संसद सत्र को लेकर उदित जी कांग्रेस क्या इसी मुद्दे पर रहेगी? क्लोजिंग कमेंट चाहिए आपसे, बहुत संक्षेप में, सबके कमेंट्स लेने हैं मेरे को। नहीं, कई मुद्दे हैं इसमें। महंगाई है, बेरोजगारी मुद्दा है, चलिए वो आपने गिना दिए थे उदित जी। ईवीएम का है, किसानों की है, एमएसपी का मुद्दा है। एमएसपी का प्रॉमिस करके क्यों नहीं दे रहे? चलिए दानिश जी। देखिए, हम तो सरकार से पूछेंगे कि भाई किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई? आपने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देने वाले थे। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, ना कि चारों शंकराचार्यों के ऊपर हेड प्रीस्ट। नहीं, आपका मतलब है सरकार से जवाबदेही होगी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे संसद में, देश की जनता को के से जो वादे किए थे उस पर बात करेंगे। चलिए ठीक, आप इधर उधर की बात मत करिए। डॉक्टर शिवदास सिंह जी। बीजेपी का वक्ता बोला था सारा जगह पर जॉब है, लेकिन इन बीएसएनएल आफ्टर 2017 a single appointment is not happened after 2017. Why? तो यानी बेरोजगारी का मुद्दा 2017. जी, रोजगार का मुद्दा आपके लिए प्रमुख रहेगा। जी, क्लोजिंग कमेंट अभिनंदन माथुर जी। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, हेल्थ, एजुकेशन, विमेन
विमेन की डिग्निटी, विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और यूथ्स, इनके जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग फेलियर्स जो हैं गवर्नमेंट के, उस पे मतलब थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या जुमला है और क्या एक्चुअली कहाँ वॉक द टॉक हुई है, तो उसमें सेपरेशन करने की ज़रूरत करेंगे। चलिए, एक बात स्पष्ट है कि इस बार का जो बजट सत्र है, अंतरिम बजट के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष तैयार है अपने सभी सवालों के साथ और जाहिर है कि सत्ता पक्ष के सामने भी चुनौती रहेगी। देखना होगा कैसे बढ़ता है आगे इस बार का बजट सत्र। फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।